नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी, कहाँ पर हम पहुँचे थे। हम लोग दिल्ली सल्तनत में पहुँच गए हैं, जिसमें कि तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ चुके हैं। इसके बाद में स्टार्ट कर दिया था हमने मोहम्मद बिन तुगलक को, और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रारंभिक कठिनाइयाँ कैसी थी, किस तरीके से उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, और इसके बाद में उसकी जो योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, हमने आपसे चर्चा किया हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासन प्रबंध था वो किस तरह से था, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया हुआ था लास्ट वीडियो में। फिर इसके बाद में अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें, यानी कल के वीडियो की बात करें, तो हमने चर्चा किया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में। और जो मुख्य रूप से योजना थी, पहली योजना थी उसकी दोआब में कर वृद्धि। इसके बारे में हमने आपसे कल डिटेल में चर्चा किया हुआ था, ठीक है। तो आज हम एक एक करके सारी योजनाओं को ख़त्म करने वाले हैं। आज हम दो योजनाएं इसकी लेकर के आए हैं, एक राजधानी परिवर्तन और दूसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसके बारे में हम जो है आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ओके। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बात करते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मुख्य रूप से 5 योजनाएं थी। वो कौन कौन सी थी? जो पहली थी दोआब में कर वृद्धि, 1325 ईस्वी में जो है किया था, जिसके बारे में हमने A to Z आपको जानकारी दे चुके हैं हम, ओके। अब दूसरी जो अगर हम इसकी योजना के बारे में बात करते हैं, तो दूसरी योजना थी इसकी राजधानी परिवर्तन थी, जो कब किया है? 1326 से 1327 ईस्वी में। फिर इसके बाद में जो तीसरी इसकी जो योजना है, तो तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि 1328 से 1330 के बीच में इसने जो है इस योजना को लागू किया था। इसके बाद में चौथी योजना थी खुरासान अभियान, जो कि अभी पढ़नी बाकी है, इसने किया है 1330 से 1333 में। और 5वीं योजना थी इसकी कराची अभियान, जो कि 1337 से 1338 में किया है, ओके। तो ये थी इसकी प्रमुख योजनाएं। हम आपसे ऑलरेडी जो पहली योजना है दोआब में कर वृद्धि, तो इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था। दोआब में कर वृद्धि क्यों की, क्या सिचुएशंस थी, कौन से कारण थे जो इसने दोआब में कर वृद्धि की, ठीक है। तो आपसे हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहली बार चैनल पर हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर लास्ट वीडियो देखेंगे, स्टार्टिंग से A to Z सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे तो ये जो है आपको आज वाला जो वीडियो है ये बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, ओके। तो आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहले के वीडियो पड़े हुए हैं, यानी कि स्टार्टिंग से नहीं, सिर्फ तुगलक वंश से ही आप लोग स्टार्ट करिए, ताकि सारी चीज़ तुगलक वंश से स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें क्रम से एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो आज हम चलिए हम क्या दूसरी राजधानी पढ़ने वाले हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कौन सी इसकी योजना है? वो है राजधानी परिवर्तन। तो अगर हम राजधानी परिवर्तन की बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसने जो है राजधानी परिवर्तन कब किया है? 1328 से लेकर के 1330 ईस्वी तक, ठीक है। इस समय के बीच में जो है इसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। इतनी बात क्लियर हुई ना? तो हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि अगर राजधानी की बात करें, राजधानी परिवर्तन की बात करें, तो ये राजधानी परिवर्तन इसने पहली बार नहीं किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके पहले के भी हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इसके पहले के अगर हम साक्ष्यों की बात करें, तो जैसे कुषाणों की राजधानी थी, तो वो 2 राजधानी थी। वो कौन कौन सी थी? पहली राजधानी थी पेशावर और दूसरी राजधानी थी भारत में मथुरा। तो कुषाणों की भी 2 राजधानियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में आते हैं मौर्यों के बारे में बात करते हैं। तो मौर्यों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इन लोगों ने भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था 2 जगह से चलाई, यानी कि 2 राजधानियों के माध्यम से भी इन लोगों ने, यानी मौर्यों ने शासन संचालन किया था। तो मौर्यों में अगर पर्टिकुलर बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 2 राजधानी बनाई थी। वो 2 राजधानी कौन सी थी? तो पहली तो आप बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को कि पाटलिपुत्र थी, और दूसरी राजधानी कौन थी? तो दूसरी उज्जैन थी, ओके।
और अगर हम आधुनिक इतिहास को उठा लेते हैं तो आधुनिक इतिहास को अगर हम उठाते हैं तो अंग्रेज़ों ने भी 2 राजधानियाँ अपने समय में रखी हैं। पहली राजधानी थी कोलकाता और दूसरी राजधानी थी शिमला, ठीक है। तो इसने मतलब कहने का मतलब है कि ये पहला ऐसा शासक नहीं है जिसने 2 राजधानी बनवाई है। इसके पहले के भी एंशियंट में भी, आप एंशियंट की हिस्ट्री उठा लीजिए, वहाँ भी 2 राजधानियों से शासन संचालन करने का जो है साक्ष्य मिलता है, और मॉडर्न में भी और मिडाइवल में तो ये खुद है। ओके, तो चलिए इसने अगर हम बात करें कि राजधानी परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो एमबीटी की राजधानी परिवर्तन थी ये सभी योजनाओं में से सर्वाधिक विवादास्पद रही, ठीक है। कैसी रही? सर्वाधिक विवादों में ये घिरी रही इसकी ये योजना। क्यों? क्योंकि राजधानी परिवर्तन करना एक साधारण चीज़ नहीं है, ठीक है। और राजधानी परिवर्तन करने का मतलब इसकी आलोचना, राजधानी परिवर्तन करने की आलोचना ये इसलिए हुई, ये विवाद का कारण इसलिए हुई कि राजधानी परिवर्तन इसने किया वो तो ठीक था, लेकिन इसने सूझबूझ के साथ राजधानी का परिवर्तन करने का जो समय था वो सूझबूझ के साथ नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जब इसने राजधानी परिवर्तन किया तो राजधानी परिवर्तन के समय जिस समय राजधानी परिवर्तन किया था तो वो समय अनुकूल नहीं था। यानी कि इस भयंकर गर्मी में जो है क्या किया था, इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था, और इस वजह से हुआ क्या कि काफ़ी जनता जो है रास्ते में ही पानी प्यास से और गर्मी की वजह से ही जो है 1/3 जनता, ऐसा साक्ष्य मिलता है कि 1/3 जनता का जो है अंत हो गया इस नीति की वजह से। तो कुछ ये थी कि सूझबूझ से इसने अपने डिसीजन नहीं लिए, डिसीजन तो बहुत अच्छे थे लेकिन सूझबूझ के साथ नहीं लिया, इसी वजह से ये जो है इसकी राजधानी परिवर्तन विवाद का कारण रही। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि 1327 ईस्वी में एमबीटी ने राजधानी जो है दिल्ली थी पहले इसकी, दिल्ली से राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी जो है क्या किया था, स्थानांतरित किया था। और दौलताबाद इसने नाम चेंज किया था। अगर दौलताबाद के पहले अगर हम इसकी बात करें दौलताबाद की, तो इसके पूर्व का नाम क्या था, देवगिरी। तो देवगिरी को ही क्या इसने नाम दिया था, दौलताबाद नाम दिया था। यानी राजधानी जब परिवर्तन किया तो उस समय इसका नाम था देवगिरी, और इसके बाद में इसने नाम परिवर्तित करके जो है क्या रखा था, दौलताबाद रखा था। क्लियर हुई यहाँ तक की बात। अब हम बात करेंगे कि इसने आखिरकार ऐसी कौन सी सिचुएशन थी, क्या कारण थे जो इसने राजधानी परिवर्तन किया। तो इसके कई सारे कारण थे जो कि हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। अगर हम पहले कारणों की बात करें कि पहला कारण क्या था, तो पहले कारणों में जो है देवगिरी जो है साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, सभी दिशाओं से उसकी दूरी एक जैसी थी। इसका मानना था एमबीटी का कि दिल्ली इतनी दूर है कि दिल्ली से प्रशासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसलिए जो है इसने राजधानी परिवर्तन किया। उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं देवगिरी सेंटर पॉइंट पे पड़ रहा है, और इस देवगिरी से संपूर्ण साम्राज्य पर जो है निगरानी रखना हमारे लिए आसान रहेगी। तो एक तो कारण था ये, क्या था कि जो ये केंद्र में थी, स्थित थी देवगिरी, उसकी सोच के अकॉर्डिंग, और उसको लगता था कि इस देवगिरी से जो है हम चारों दिशाओं में अच्छे से निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने माना है, एक इतिहासकार हैं बर्नी, ये उनका मानना था कि शासक कहीं ना कहीं ये सोचता था कि देवगिरी से ज़्यादा बेहतर तरीके से, दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी से ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शासन संचालन कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम दूसरी बात करें कि दूसरा कारण क्या था, तो दूसरा कारण जो है था ये कि इस समय जब ये गद्दी पर बैठा तो इस समय मंगोलों के आक्रमण बार बार हो रहे थे। तो मंगोलों के आक्रमण की वजह से ये जो है अपने शासन संचालन करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और असमर्थ था। तो उसको ये लगा कि अगर हम राजधानी परिवर्तित कर लेंगे, दिल्ली से देवगिरी अगर कर लेंगे, दिल्ली से दौलताबाद कर लेंगे, तो ये जो मंगोलों के जो आक्रमण का जो सिलसिला जारी था, तो ये जो है
बार बार ये जो हमें परेशानी पहुंचा रहे हैं, तो ये परेशानी हमें नहीं होगी, क्योंकि देवगिरी से दिल्ली की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर जो है मंगोलों का जल्दी से पहुँचना संभव नहीं था। ओके, तो दूसरा कारण ये था कि मंगोलों के बार बार आक्रमण हो रहे थे, इस वजह से इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया। अब हम अगर तीसरे कारण की बात करते हैं, तो तीसरे कारण में अगर हम बात करें तो एक इतिहासकार हैं हबीबुल्लाह साहब, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं एमबीटी की यहाँ पर चाल थी, और वो चाल क्या थी कि ये जो है इस देवगिरी को मुस्लिम सभ्यता का केंद्र बनाना चाहता था, यानी कि अधिक से अधिक मुस्लिमों को यहाँ पर बसाना चाहता था, और अधिक से अधिक मुस्लिमों को यहाँ पर बसा करके इसको जो है क्या बनाना चाहता था, मुस्लिम सभ्यता का केंद्र बनाना चाहता था। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा हिंदू नहीं आएंगे, मुस्लिमों का जो राज्य होगा एक तरफ हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि ये जो है मुस्लिम सभ्यता का केंद्र भी बन जाएगा। ओके, तो तीसरा कारण ये था। और चौथे कारण की अगर हम बात करते हैं, पांचवें कारण की अगर चौथे कारण की अगर हम बात करें, तो इसके दिल्ली परिवर्तन करने का कारण एक और था कि उसका परिवर्तन करने का कारण ये था कि जो दिल्ली की जनता थी, तो दिल्ली की जनता एमबीटी के बारे में अपमानजनक पत्र जो है लिखती थी, उसको बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। तो इसका बदला निकालने के लिए, इनकी शक्ति को तोड़ने के लिए, दिल्ली की जनता की शक्ति को तोड़ने के लिए जो है ये क्या किया था, इसने राजधानी परिवर्तन किया था। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि इसके इतने ज़्यादा ये उदारवादी भी था, इसकी योजनाएं भी बहुत यानी कि लोगों को, मुस्लिम समुदाय को जो है रुष्ट करने के लिए थी, यानी कि इसके कार्य ही ऐसे थे हिंदुओं के प्रति उदारता को देखते हुए। जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम जनता थी, जो मुस्लिम धर्माचार्य थे, तो वो जो है इसका विरोध करने लगे थे, और बहुत ज़्यादा इस समय विद्रोह भी होने लगे थे। तो विद्रोह क्यों होगा? क्योंकि जनता संगठित थी, और दिल्ली में भी जो है जनता संगठित थी। तो इस जनता के संगठन को तोड़ने के लिए इसने क्या किया था, राजधानी परिवर्तित किया था। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि इसकी राजधानी परिवर्तन करने के कौन कौन से कारण थे। अब इसके जब ये कारण थे, इतने सारे कारण थे, तो अब जब ये इसने राजधानी परिवर्तन कर लिया, वहाँ पर पहुँच गया, तो उसको ये लगा कि जिस तरह से दिल्ली से जो है इतनी दूरी है, डिस्टेंस है इतनी ज़्यादा देवगिरी की, कि जिस तरह से हम दिल्ली से देवगिरी पर जो है शासन स्थापित नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से इस शासक को, सम्राट को ये अनुभव हुआ कि देवगिरी से भी दिल्ली पर शासन नहीं किया जा सकता है, दिल्ली पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब इसने देवगिरी परिवर्तित कर लिए, तो मंगोलों के आक्रमण और ज़्यादा बढ़ गए, जो अमीर वर्ग थे उन लोगों के विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो इसको जो है, इसकी जो राजधानी परिवर्तन की जो योजना थी, इसमें भी शासक असफल होता है, और एटलीस्ट पुनः जो है वो दौलताबाद से दिल्ली फिर से राजधानी स्थानांतरित करता है दोबारा। ठीक है, तो इस तरह से पहली जो दोआब में कर वृद्धि थी, इसमें भी ये जो है शासक असफल होता है। दूसरी जो है योजना थी राजधानी परिवर्तन, इसमें भी शासक जो है असफल होता है। ठीक है, अब तीसरी राजधानी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो हम तीसरी योजना के बारे में अगर हम बात करें कि तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया, कैसे किया, और कहाँ तक ये सफल हुआ या असफल हुआ, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो सांकेतिक मुद्रा की अगर हम बात करते हैं, तो एमबीटी की मुद्रा व्यवस्था में सांकेतिक मुद्रा जो है सबसे बड़ा जो है क्या था, परिवर्तन था, यानी सबसे बड़ी योजना थी। अगर हम सारी योजनाओं की बात कर लें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि सबसे बड़ी योजना कौन सी थी, तो ये थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये सबसे बड़ी योजना थी। और सबसे विवादास्पद योजना कौन सी थी, तो वो थी राजधानी परिवर्तन। ओके, तो ये जो है सबसे बड़ा परिवर्तन था। और वो परिवर्तन क्या था, वो परिवर्तन ये था कि जो चांदी के सिक्के थे, तो चांदी के सिक्कों की जगह इसने तांबे के सिक्के चलवाए। क्या किया था,
चांदी के सिक्कों की जगह इसने तांबे के सिक्कों को चलवाया और इन सिक्कों पर अरबी और फारसी भाषा में जो है क्या किया, लेख लिखवाए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि एमबीटी ने कौन सी धातु के सिक्के चलाए थे, तो इसने जो है तांबे के चलाए थे सिक्के। किसकी जगह पर चलाए थे, तो चांदी के सिक्कों की जगह पर तांबे के सिक्के चलाए थे और इन पर अरबी एवं फारसी भाषा में लेख खुदवाया था। ओके, अब इसने मुद्रा का, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तो कर दिया, लेकिन इसके कारण क्या थे, क्यों इसने मुद्रा का प्रचलन किया, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर कारणों की बात करें तो जो सुल्तान था तो ये क्या था, विदेशी राज्यों को जीतना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था, विदेशी राज्यों को जीतना चाह रहा था। तो विदेशी राज्यों को जीतने के लिए बहुत सारा धन चाहिए था। क्या चाहिए था, विदेशी राज्यों को जीतने के लिए बहुत सारा धन चाहिए था। और धन की अगर बात करें तो इसका जो कोषागार था वो ऑलरेडी पहले से ही खाली हो चुका था। वो क्यों खाली हो चुका था, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यह एक बहुत ही उदारवादी शासक था। इसने जो है कन्याओं के विवाह में भी इसने योगदान किया, नहरों के बारे में भी कई सारी नहरें भी बनवाई। इसके बाद में जो महिलाओं की पेंशन होती थी उसको भी इसने देना स्टार्ट कर दिया था। और इसने बहुत सारे समाज कल्याणकारी कार्य किए। तो ये सारे कार्य बिना धन के संभव नहीं है। तो ये सारी योजनाओं में इसका जो धन का अपव्यय था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका था और इसका राजकोष क्या था, खाली हो चुका था। ओके, तो इसने क्या किया कि जब राजकोष खाली हो चुका था तो इसने आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के लिए इसने जो है चीन और ईरान के शासकों के नक्शे कदम पर चला। चीन और ईरान के शासकों के पर नक्शे कदम पर क्यों चला, क्योंकि जब इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया है तो इसके पहले चीन के शासक और ईरान के शासक इन लोगों ने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। तो इनको देखते हुए इसे भी लगा कि हम भी अपने राज्य में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराएं। तो इससे होगा क्या कि जो चांदी के सिक्के थे उनको ये बचाना चाह रहा था। तो इसने क्या किया कि इन्हीं के नक्शे कदम पर जो है शासक चला और इन चांदी के सिक्कों की जगह पर तांबे के सिक्कों का यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया। ओके, अब होता क्या है, इसने प्रचलन तो करा लिया लेकिन शासक की ये योजना भी फ्लॉप हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, तो वो हो जाती है क्योंकि उस समय जो है मुद्रा बनाने की जो कला थी वो साधारण थी। कैसी थी, जो मुद्रा बनाने की कला थी, सिक्के ढालने की कला थी, वो साधारण थी। और जो सिक्के होते थे उन पर कोई स्पेसिफिक ऐसा चिन्ह नहीं था जो कि यही दर्शाया जा सके कि ये शासक द्वारा ढाला गया सिक्का है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि उस पर कोई जटिल चिन्ह नहीं था और ना ही कोई सरकारी नियंत्रण था, और ना ही सरकारी टकसाल